हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज है 19 जुलाई। 19 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जैसा कि आप सबको पता है कि आज है जन्माष्टमी, तो आप सबको अपवर्ड स्टडी की तरफ से जन्माष्टमी की जो है वो हार्दिक बधाई। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज का हमारा कोट है कि असंभव से बड़ा कोई मौका नहीं, बस देखने के लिए नज़र नहीं नज़रिया चाहिए होता है। सो बेसिकली आप कोई चीज़ करना स्टार्ट करते हैं ना, तो लोग जो है वो, या फिर आपको जब लगता है कि ये करना इम्पॉसिबल है, आप उस इम्पॉसिबल को एक चांस समझिए, एक चैलेंज समझिए, कि उसको एक चैलेंज लेकर के चलिए कि ये मेरे लिए एक चांस है कि मैं इस चीज़ में फर्स्ट हो सकूँ और इसको आगे लेकर के चल सकूँ। तो कभी भी चीज़ों को देख करके घबराना नहीं है। देखिए, छोटी छोटी जो हमारी प्रोग्रेस होती हैं वो कभी ना कभी जो है वो हमें बड़े बड़े रिजल्ट्स जो है वो दे जाती हैं। तो आपने जो है वो अपने प्रयास जो है वो करते रहना है। हमारा आज का पहला सवाल है, द क्राफ्ट्स विलेज स्कीम इज़ द इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई? तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। Exercise Binbags 2022 is a bilateral army exercise conducted between India and which country? तो ऑप्शन है फ्रांस, जापान, वियतनाम एंड ओमान। आई होप आपको आंसर्स आते होंगे और आपने जो है वो कमेंट बॉक्स में इनके आंसर ज़रूर देने हैं। नेक्स्ट है, मिशन भूमिपुत्रा इज़ द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट? असम, बिहार, उड़ीसा या फिर केरला? ये भी आपने कमेंट बॉक्स में आंसर इसका देना है। देखिए, कल मैंने आपसे एक आर्टिकल डिस्कस किया था उड़ीसा में फ्लड्स का, तो आज देखिए उसका एक एरियल व्यू दिखाया गया है कि किस तरह से आप देख सकते हैं फ्लड से इम्पैक्ट जो है वो होगा, यहाँ पर कितना इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 डिस्ट्रिक्ट्स जो है और यहाँ के लगभग 5 लाख लोग हैं, 5 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं जो कि इससे इम्पैक्ट होंगे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपकी रहती हैं। तो ये महानदी जो है वो यहाँ पर बाढ़ लेकर के आ रही है। मेन चीज़ आपने मुझे यहाँ पर बतानी है कि महानदी का डेल्टा का है। देखिए, कल भी मैंने आपसे सवाल पूछा था, किसी ने भी आंसर जो है वो यहाँ पर बढ़िया तरीके से दिए नहीं। तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें, क्योंकि देखो आप एक चीज़ समझिए कि सुबह जो है वो जल्दी उठ करके मुझे स्लाइड्स बनानी होती हैं, तो इसमें बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो आपसे मैं इतनी उम्मीद कर सकती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कम से कम आंसर दें। ठीक है, तो आंसर्स जो है वो आप ज़रूर दिया करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसका डेल्टा कहाँ पर बनाती है महानदी अपना, तो ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ में गोदावरी का भी। नेक्स्ट है कि आफ्टर 1 डे सेलिब्रेशंस RWA's फ्लैग डिस्पोजल कंसर्न। सो बेसिकली जो हमारे फ्लैग हैं, ठीक है, आपको पता है कि जो है वो हर घर तिरंगा कैंपेन चल रहा था। 15 अगस्त को जो है वो सबने झंडे फहराए और काफ़ी अच्छा तरीका था ये पैट्रियोटिज़म को दिखाने का। पर उसके बाद अब इस झंडे का क्या करना है, तो हमारा फ्लैग कोड क्या कहता है, हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली पूछा जा रहा है, बोला कि कैन अ डैमेज्ड और सॉइल्ड फ्लैग बी डिस्प्लेड? क्या हमें ऐसे फ्लैग को लगाना चाहिए? तो यहाँ पर जो है ये बताया जाता है कि हमें ऐसे फ्लैग्स को नहीं लगाना चाहिए, शुड नॉट बी डिस्प्लेड। तो हमें फिर उस फ्लैग का करना क्या है? तो ये अंडर सेक्शन 2.2 में बोला जा रहा है कि जो डैमेज फ्लैग है उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए एज अ होल इन प्राइवेट। ठीक है, एंड प्रेफरली बर्निंग और बाय एनी अदर मेथड कॉन्सिस्टेंट इन द डिग्निटी ऑफ द फ्लैग। की मतलब डिग्निटी को बनाए रखना है और वो सब चीज़ों की तरह आपने उसको क्या करना है, उसको डिस्ट्रॉय तो करना है बट उसकी डिग्निटी को बनाए रखना है। बोला हाउ टू प्रिवेंट इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द नेशनल फ्लैग, हमें किस तरह से इसको करना है। देखिए, हमारे ना फ्लैग की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि इस झंडे के लिए जो है या फिर अपने फ्रीडम के लिए हमारे यहाँ पर बहुत से फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान तक दी है। तो इसकी वैल्यू जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा। आप यूएसए में देखो तो वो प्रोटेस्ट करने के लिए अपना झंडा जला सकते हैं, पर इंडियंस प्रोटेस्ट करने के लिए अपना झंडा नहीं जला सकते। ठीक है, तो इंडिया के लिए जो झंडे के मायने हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक, तो बोल रहे कि किस तरह से हमें प्रॉपर डिस्पोजल इसका करना है और इम्प्रॉपर डिस्पोजल से बचना कैसे है। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली के पास में या फिर आपकी जो भी है वहाँ पर इनको जो है वो एक तरह से डैमेज नेशनल फ्लैग को डिपॉजिट करवा देना है। ठीक है,
अच्छा, या फिर आप किसी भी अपने सैनिटरी इंस्पेक्टर के द्वारा या जो भी वार्ड या जोन से कंसर्न होंगे उनको इसे प्रोवाइड करवा सकते हैं। बोला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो बोला पीपल कैन कॉन्टैक्ट द हेल्पलाइन नंबर जोनल ऑफिसेस ऑफ सिविल बॉडीज़, जैसे MCDs हो गया आपका, NDMC हो गया, उनसे जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं, या वेबसाइट से जो भी लिंक बना सकते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ है कि हमने अपने झंडे की जो गरिमा है उसको भी बनाए रखना है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि चाइनीज़ मांझा स्निप्स ऑफ देसी चैलेंजर। ठीक, तो बेसिकली मांझा क्या होता है, आप सबने पतंग तो उड़ाई होगी, तो बेसिकली जो पतंग के लिए जो डोरी होती है उसे हम मांझा बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, इसके लिए एक सिंथेटिक स्ट्रिंग जो है वो लगाई जाती है। अब ये यहाँ पर क्या होता है, जो नॉर्मल देखिए पहले जो मांझा बनता था ना वो कॉटन उससे बनता था, कॉटन के धागे से बनाया जाता था। बट अभी जो है वो क्या किया जा रहा है, एक चाइनीज़ मांझा है जो किस तरह से बनता है, जो कि आपका इसके ऊपर जो है वो ग्लास पाउडर लगाया जाता है। ठीक है, सिंथेटिक स्ट्रिंग है ये, और इसको ग्लास पाउडर से जो है वो कवर किया होता है, तो ये किसी की जान भी ले सकता है। तो बेसिकली 4 दिल्ली के युवाओं की ये अभी तक जान ले चुका है, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरा बन गया है, उसके बारे में बताया जा रहा है। ओके, तो बोल रहा है कि पिछले 25 दिन में जो है वो यहाँ पर 4 लोगों की जो है वो इससे डेथ हो चुकी है। तो बोल रहा है कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड जो होता है ये, पर फिर भी हम इसको बोलते क्या है, चाइनीज़ मांझा बोलते हैं। लोकली बनने के बावजूद इसे चाइनीज़ मांझा जो है वो बोला जाता है। ठीक है, और इसका कारण है कि इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है जो कि है सिंथेटिक पॉलीमर या पॉलीप्रोपिलीन जो है वो इसमें मिलाया जाता है। ठीक, और फिर इसको जो है वो यहाँ पर बोला, और इसका जो अगर देखें तो कॉटन स्पूल से इसका प्राइस जो है वो 1/3 पाया जाता है, तो ये सस्ता भी मिल रहा है। तो इस वजह से जो है वो यहाँ पर ये इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बोला है कि जब परवेजिव इसका जो यूज़ है, आप देख सकते हैं कि NGT ने इसके ऊपर जो है वो बैन लगा दिया था 2017 में। 2017 में जो है वो इस मांझे के ऊपर बैन लग चुका था, पर बावजूद इसके अभी भी लार्ज स्केल पर ये सीक्रेटली बेचा या ख़रीदा जा रहा है। ठीक, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है, एनवायरनमेंट के लिए खतरा भी है। ठीक, तो वैसे बोलते हैं कि अगर हम पीपल ऑफ द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स की बात करें, पेटा की बात करें, तो यहाँ पर भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या हेल्पलाइंस हैं वो यहाँ पर इसको बताती हैं कि सही नहीं है, क्योंकि इंजरीज कॉज कर सकता है। सोचिए 4 इंसानों की जान ले ली, तो यहाँ पर कितने जानवरों की और जान ली होगी। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो थ्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा तीखा सा थ्रेड होता है, और ये अगर आपके थ्रोट पर लग रहा है आकर के, तो एकदम से आपकी जो ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो डेथ है, डॉक्टर्स बताते हैं कि जो डेथ होगी फिर इससे कंसर्न में वो तभी होगी जब आपका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका होगा। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर फिर डेथ हो सकती है। तो ये बहुत ही बड़ा एक कंसर्न बन गया हमारे लिए, तो उसके बारे में बात की जा रही है। NGT के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं। NGT क्या है? NGT बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसे हम क्या बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के द्वारा बनाया गया था। मीन्स ये कैसी बॉडी हुई, ये स्टैट्यूट के द्वारा बनी गई बॉडी है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी हुई आपकी NGT। ठीक है, तो इसका बोला फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और जो भी हमने फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है, उनको कंजर्व करना है, इस मोटिव से जो है वो हम इसे लेकर के आए। ठीक, तो बोला कि इंडिया जो है वो NGT को लाने वाला पूरे विश्व में तीसरा देश है। तो इससे पहले कहाँ आया, न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड, फिर इंडिया, तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। तो तीसरा देश है पूरे विश्व में। बोला NGT जो है इज़ मैंडेटेड टू मेक डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ अपील और अपील्स फाइनली विद इन 6 months ऑफ फाइलिंग द सेम, कि ये 6 महीने के अंदर अंदर चीज़ों को मैंडेट कर देता है। NGT के जो है वो 5 प्लेसेस हैं सेटिंग के, कौन से, न्यू दिल्ली इसका प्रिंसिपल प्लेस हुआ, और भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, ये अदर 4 हैं। तो मेन इसका कहाँ है, न्यू दिल्ली में, और बाकी भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई में। नेक्स्ट, आप सबको पता है कि जन्माष्टमी में जो है वो यहाँ पर है, तो ये बहुत ही क्यूट इमेज लगी मुझे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिए। तो बच्चे जो हैं वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप होकर के आए हैं। नेक्स्ट देखने को मिल रहा है हमें, देखिए यहाँ पर पल्योडोम्स यानी स्नेक बोट्स। ठीक है, इन स्नेक बोट्स को हम क्या बोलते हैं,
पल्लियोडाम्स, ठीक है। तो ये जो है वो अभी हमें अर्नमुला केरला में देखने को मिली है। तो यहाँ पर जो है वो इनकी परेड होगी, यानी इनकी जो रेस होगी, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि श्री पार्थसारथी टेम्पल के साथ में आपको देखने को मिलती है, ठीक। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि हार्ड ट्रूथ्स अबाउट इंडियाज़ लेबर रिफॉर्म्स, की लेबर रिफॉर्म्स क्या किस तरह से चल रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो पूरा एक पैराडिगम है हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर पॉलिसीज़ हैं वो सब जो चेंज किया उसमें बेटर क्वालिटी ऑफ लाइवलीहुड्स के लिए, और पहले क्या था और बाद में क्या किया वो सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो बोल रहे कि कंट्रीज़ फॉल्ट लाइन, इसमें क्या बोल रहा है कि कंट्री की जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया है। तो हमने 75 साल जो है वो पूरे कर लिए हैं, पर 75 साल के बाद भी जो पॉलिटिकल लिबर्टीज़ हैं या फिर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसे कर्व किया जाता है इंडिया में। यह हमारे लिए दुखद घटना की बात है। तो बोल रहे हैं कि सोशल इक्वालिटी जो है कास्ट के बीच में वो अभी तक नहीं आई है, ठीक है। आपको पता है ना कि वर्णाश्रम जो चलता है या जो कास्ट सिस्टम चलता है उसमें अभी भी इक्वालिटी नहीं है। और जो उसके बारे में बात करें तो बोले कि लोअर कास्ट सिटीजन्स जो है वो अभी भी जो है वो एक इनडिग्निटी की लाइफ जो है वो जी रहे हैं। लोअर कास्ट या पुअर वुमेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अभी भी पॉवर्टी की एब्जेक्ट बनी हुई हैं, ठीक है। बोल रहे कि दे आर अमंग द मोस्ट ऑप्रेस्ड ह्यूमन इन द ऑन द प्लैनेट, कि प्लैनेट के ऊपर सबसे ज़्यादा ऑप्रेस होने वाले यही लोग हैं। तो बोल रहे कि इतने ज़्यादा इंडियन बिलियनियर्स के नंबर जो है वो इंक्रीज़ हुए कोविड-19 पैंडमिक के दौरान। तो 100 ऑफ मिलियन ऑफ इंडियन जो है उन्होंने अपनी लॉस देयर इनकम्स, तो वो अपनी इनकम भी खो चुके, मतलब एकदम से जो है वो सारी फैक्ट्रीज वगैरह का शटडाउन करना पड़ गया और वो सब चीज़ों को हमें देखना पड़ा। तो इससे उनको शेल्टर, फूड या पानी, इन सब चीज़ों की यानी बेसिक चीज़ों की भी जो है वो मंदी आ गई, इसके बारे में बताया जा रहा है। पूरे इंडिया की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझता रहता है। तो बहुत से हमारे यानी हमारे बहुत ज़्यादा सिटीजन इन प्रॉब्लम से डेली बेसिस पर जूझते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अगर एक बात देखी जाए, बोला पुअर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनसफिशिएंट अनसर्टेन इनकम्स जो उनको दी जाती हैं, और पुअर वर्किंग कंडीशंस जो हैं, ये सब इसके फैक्टर्स हैं जो इसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो बोले कि जो डोमिनेंट थ्योरी इन यूज़ है वो हमें जो देखने को मिल रही है वो है टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इज़ टू इम्प्रूव द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कि अभी यहाँ पर जो है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ इन्होंने लॉज में चेंजेस जो है वो उसके इरादे से किए हैं। तो बोला ताकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो और बिजनेस जो है वो फ्लरिश कर सके, तो ईज़ इन अर्निंग ऑफ गुड लाइवलीहुड्स, ये भी चीज़ यहाँ से अचीव हो सके। तो इस थ्योरी में क्या बोला जा रहा है कि लार्ज एंड फॉर्मल एंटरप्राइज क्रिएट गुड जॉब्स एंड लेबर लॉज मस्ट बी फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पर लेबर लॉज को फ्लेक्सिबल करने की बात किया ताकि हम इन्वेस्टमेंट को लेकर के आ सकें, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स जो है वो बताते हैं कि लॉज जो है वो लेबर को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, ये एक कारण जो है वो बताया जाता है। तो रिफॉर्म्स जो है वो आपको यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो शुरू कर दी गई। तो बोल रहे कि ये जो प्रिंसिपल थ्रस्ट है कि हमने यहाँ पर इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, डिजिटाइजेशन करना है, हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, अप्रिशिएटेड एम्प्लॉयर्स चाहिए, और वर्कर्स भी हमें ऐसे ही चाहिए। तो बोल रहे कि दे डिड नॉट मेक द लेबर लॉज एंड मोर एम्प्लॉयर फ्रेंडली, कि एम्प्लॉयर फ्रेंडली लेबर लॉज नहीं बनाते हैं। बोले कि इसलिए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है गवर्नमेंट की, वो बोल्ड जो है वो निकल के आई 2014 में, ठीक। तो बोला इम्पैक्ट क्या हुआ इन रिफॉर्म्स का। बेसिकली यहाँ पर अगर आप ये एक चीज़ देखें कि गवर्नमेंट ने एक रिफॉर्म फ्रेमवर्क जो है वो डिज़ाइन किया और बोला कि जो लेबर्स आपकी रहेंगी उनको हम यहाँ पर एनकरेज करेंगे स्टेट में कि उनके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ हम चेंजेस को। तो बोला फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स वाज राजस्थान, तो यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ से शुरू की गई। एंड अदर स्टेट फॉलोज द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर द प्रोसेस ऑफ द लर्निंग। बोला बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो आपको देखने को मिल रहा है, उनकी रिपोर्ट के दौरान ये बोलते हैं कि impact assessment study of the labor reforms undertaken by the state and provides insight into the impacts of the reform so far। तो बोल रहे हैं कि लेबर लॉ जो है वो बहुत से सब्जेक्ट्स को कवर
करता है, जैसे कि पेमेंट ऑफ वेजेस या सेफ्टी कंडीशंस या सोशल सिक्योरिटी की बात करता है, एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात करता है, और ये सब चीज़ें निकल के आती हैं। तो बोले कि जितने भी लेबर्स हैं ये 4 कोड्स को, यानी ऑल दिस इनटू द 4 कोड्स में ही आ जाते हैं। एंड द रिपोर्ट फोकस ऑन द रिफॉर्म ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, उसके में भी हमें यहाँ पर रिफॉर्म जो है वो करने होंगे। तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि पहले यहाँ पर क्या था कि बेसिकली बोलते थे कि अगर एक पर्सन है उसे जॉब छोड़ना है तो उसे कुछ मंथ पहले ही नोटिफाई करना होगा कि मुझे ये जॉब छोड़ देना है, ताकि जो एम्प्लॉयर है, जो जो एम्प्लॉई है वो यहाँ पर क्या कर सके, वो खुद जो है वो यहाँ पर दूसरा पर्सन जो है वो उसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए ढूंढ सके। तो ये बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें चलती रहती है, तो ईज़ ऑफ डूइंग में आता है। तो उसके लिए स्ट्रिक्ट लॉज पहले थे, अब ईज़ कर दिया गया है, ठीक है। या फिर अगर किसी को निकाल देना है जॉब से तो उसको भी पहले नोटिफाई करो, अगर इमीडिएटली आपको निकालना पड़ रहा है तो उसको फिर सैलरी भी दो। ये चीज़ों की बात करें तो बोला कि फोकस ऑन 6 स्टेट्स मस्ट हैव इम्प्लीमेंटेड, जो रिफॉर्म्स कहाँ पर, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्रा, तमिलनाडु हो गया, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो रिपोर्ट ये बताती है कि जो लेबर लॉज है आर ओनली वन फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग बिजनेस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, तो उसी को ये करते हैं। एंड डू नॉट गो आउट विद टू हायर पीपल जस्ट बिकॉज इट हैज़ बिकम ईजी टू फायर देम, इसीलिए हायर नहीं करना ताकि आप इजीली उनको फायर भी कर सको। तो बोले कि एंटरप्राइज को जो है वो यहाँ पर चीज़ों को ध्यान से देना चाहिए, उनकी कैपिटल, मशीनरी, मटीरियल्स, लैंड, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आपको इसमें बताया जा रहा है। बोला व्हाट इज़ क्लियर, फिर क्लियर क्या है हमारे लिए, तो बोल रहा है कि एक कंक्लूजन जो है वो यहाँ पर निकल के आ रहा है। बोला कि रिफॉर्म्स जो है लेबर्स लॉ जो भी निकल के आ रहा है, लिटिल इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट इन लार्ज एंटरप्राइजेस की, बड़ी बड़ी एंटरप्राइज में वो थोड़ा इम्पैक्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने में डाल रहे हैं। तो बोले कि रिपोर्ट ये बताती है कि इफेक्ट्स ऑफ लेबर रिफॉर्म्स कैन नॉट बी रिवील्ड इमीडिएटली देखिए कोई भी चीज़ नहीं होती है, वो टाइम उसके लिए चीज़ को के लिए लगेगा। तो बोल रहे हैं कि जो राजस्थान है फर्स्ट स्टेट है इसको इम्प्लीमेंट करने वाली और उसके लिए इसको बेनिफिट देने वाली। तो बोले कि ओवरऑल स्टोरी यहाँ पर ये है कि जो शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है आपको जो देखने को मिल रहा है, मोर देन इन 300 पीपल इंक्रीज फ्रॉम 51.1% टू 55.3% बिगिन इन 2010, और अगर 14-15 से अगर हम इसको कंपेयर करें, और यही अगर हम इसको 17-18 से करें तो ये 55 से 56 तक निकल के आ रहा है, ठीक। तो ये परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक। तो उसके बारे में बोल रहे हैं कि बोले रिपोर्ट से बताते हैं कि जो भी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है वो पे करना और उसको रिटर्न कॉन्टैक्ट में लेना, सोशल सिक्योरिटी वगैरह देना, उसको जो है वो प्राइस शुड नॉट हैव टू एम्प्लॉय मोर देन 300 पीपल बिफोर इट प्रोवाइड्स दीज बेनिफिट्स की, उससे पहले ये 300 एम्प्लॉय से ज़्यादा को हायर नहीं कर सकता अगर ये बेनिफिट वो नहीं प्रोवाइड करवा रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर निकल करके आ रही थी। तो ये जो है जो भी रिफॉर्म्स है वो वर्कर्स को भी एसेस होने चाहिए और उसके पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देखा जाना चाहिए, उसके बेनिफिट्स जो है वो उसको मिलने चाहिए, ठीक। तो बोल रहा है कि वाइडनिंग गैप, अब गैप जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड होता जा रहा है। तो ये जो एनालिसिस है, बोला नंबर्स ऑफ ट्रेंड्स एंड एम्प्लॉयमेंट इन द रिपोर्ट टू सी बिग पिक्चर अगेन। तो कंक्लूजन इज क्लियर एंड द गैप बिटवीन वेयर आर इकोनॉमी एंड इज नीड टू बी इंक्रीजिंग, कि ये इंक्रीज आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि 1980 से 90 के बीच में 1% ऑफ GDP ग्रोथ जो हमें देखने को मिली थी वो सिर्फ इसलिए क्योंकि 2 लाख नई जॉब्स निकल के आई थी। 90 से 2000 के बीच ये आपको डिक्रीज़ होता हुआ दिखा। 2000 से 2010 के बीच में ये हाफ एन लाख ओनली था, ठीक है। तो वैसे चीज़ों को गया। अब बोला कि हमें यहाँ पर अगर इसे अचीव करना है, यानी कि हमें सब चीज़ों को बेटर क्वालिटी लाइवलीहुड्स प्रोवाइड करवानी है, इंडियन सिटीजन को, पुअर सेक्शन को, लेबर्स को अच्छा लेकर के आना है, अच्छे उसमें देकर के आना है, तो हमें फंडामेंटल रिफॉर्म्स जो है उनकी ज़रूरत है। ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जानी चाहिए। बोले बेनिफिट रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उनकी अच्छी लाइवलीहुड हो सके और वो उनकी डिग्निटी से ये लाइफ को जी सके, तो उसके लिए हमें जो है वो पॉलिसीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बोल रहे हैं टू गुड टू बी ट्रू। बेसिकली यहाँ पर बात कर रहे हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स की, ठीक है। आप सबको पता है कि रोहिंग्या मुस्लिम क्या है,
ये आपके म्यांमार से है, म्यांमार के रखाइन प्रोविंस से आए हैं। तो बेसिकली वहाँ से इनको परसिक्यूट कर दिया गया और ये इलीगल माइग्रेंट्स है। मैंने आपको कल भी इसके बारे में बताया था कि ये किस तरह से जो है हरदीप सिंह पुरी ने यहाँ पर बयान दिया कि नहीं, इनको जो है वो EWS कोटा के तहत जो है वो घर वगैरह दिए जाएंगे, और फिर बाद में जो है वो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स ने इसको दरकिनार कर दिया इस डिसीजन को कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये इलीगल माइग्रेंट्स है। तो उसके बारे में पूरा का पूरा आर्टिकल है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में, बाकी हम जो है वो चीज़ें मैक्सिमम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो आपको जैसे पता ही है कि बेसिकली होता क्या है कि आपके दो तरह के माइग्रेंट्स होते हैं, एक होते हैं लीगल, दूसरे होते हैं इलीगल। तो ये इलीगल माइग्रेंट्स की कैटेगरी में आते हैं और इससे हमारे रिसोर्सेज का जो है वो एनक्रोचमेंट होता है, ठीक है। तो उनकी शॉर्टेज हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है क्योंकि हमें अपने सिटीजन्स को जो है वो पहले चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो बोले कि ब्रॉडर टर्म्स में जो रोहिंग्या हाउसिंग इशू है वो एक एग्जाम्पल है क्लैश बिटवीन मोदी गवर्नमेंट एंड फॉरेन पॉलिसी कमिटमेंट्स एंड इट्स डोमेस्टिक पॉलिसीज़ की किस तरह से चीज़ों को चलाया जाए, ठीक है। तो बोले कि 1951 में UN का एक कन्वेंशन हुआ रिफ्यूजीज़ को लेकर के। इंडिया इसका पार्टिसिपेटरी नहीं है, इसका सिग्नेटरी नहीं है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो बेसिकली इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है 1951 का ये जो कन्वेंशन है। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है कि जो भी आपके जो माइग्रेंट्स होंगे इस कन्वेंशन के तहत जिन्होंने इसको साइन किया है, अगर उनकी लाइफ को खतरा है तो आप उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अपने पास ही रखोगे, उनको कहीं और नहीं भेज दोगे आप। तो इंडिया बेशक इसका सिग्नेटरी नहीं है पर इंडिया जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर कुछ गलत नहीं करेगा। तो बट इनको घर देने की बात नहीं की जा रही है, बट बाकी चीज़ों को यहाँ पर देखा जा रहा है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है। अब देखिए इंडिया इसका सिग्नेटरी क्यों नहीं है, क्योंकि हम जो है वो बहुत ही डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में आज़ाद हुए थे, तो हमारे लिए सिचुएशन अलग थी, तो हमने उसका जो है वो साइन इसको नहीं किया। तो रोहिंग्या को जो है वो बोला कि हैव बीन ड्रिवन आउट ऑफ होम्स इन राजस्थान एंड हरियाणा, एंड ये जो है वो स्टिग्मेटाइज करता है लोकल अथॉरिटीज़ को, इंटेलिजेंस एजेंसी को कि आप एक्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, टेररिस्ट इंटेंट पर। और वैसे भी जो रोहिंग्या के बारे में कल भी आर्टिकल छपा था कि ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या हो सकते हैं, खतरा साबित हो सकते हैं। तो उसके बारे में भी बोल रहे थे, है ना। तो वो भी हो सकते हैं अब, क्योंकि हो सकता है कि टेररिस्ट बैग्ड हो, ठीक है। वैसे भी इनको जो है वो बांग्लादेश के भाषणचार आइलैंड के ऊपर जो है वो इनको कर दिया गया था, इनको जो है वो एक घर वगैरह दिए गए थे, वहाँ पर इनको बसाया गया था। बट फिर भी वो जो है वो कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन नहीं था, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था बांग्लादेश को उसके लिए, क्योंकि वो ऐसा आइलैंड था जो कि बरसात के टाइम में डूब जाता है पानी में, तो कई बार वो डूब जाता है। तो आप जो है वो ऐसे आइलैंड के ऊपर इनको कैसे आप रिहेबिलिटेट कर सकते हो, है ना। तो वो सब चीज़ों के बारे में बात की जा रही है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर हमें चीज़ों को देखना होगा। वैसे हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट निकल के आया, तो उसमें हमने ये चीज़ बोली कि जो हम यहाँ पर किनको, जो हिंदू माइनॉरिटीज़ होंगी, आपकी क्रिश्चियन होंगी, जैन होंगी, बुद्धिस्ट होंगी, हम उनको जो है वो एंट्री देंगे, उन इलीगल माइग्रेंट्स को हम एंट्री देंगे अपने भारत में, उनको हम वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर मुस्लिम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे आसपास जो पड़ोसी देश है वो मुस्लिम देश है, वो रिलीजियस लाइन पर बने हुए देश हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जो है वो उन देशों को यहाँ पर ये चीज़ नहीं देंगे, बाकी जो है वो यहाँ पर चल सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में बोला जा रहा था। नेक्स्ट बोले कि 137 फार्मर्स जो है उन्होंने अभी दे हैव एंडेड देयर लाइव्स इन द लास्ट 45 डेज़। ये जो है वो के पवर जी की जो है वो यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है, जो कि लीडरशिप जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा डेटा है यहाँ पर। बोल रहे कि इनकी जो सुसाइड का कॉज है वो हैवी रेन है, बहुत ज़्यादा बारिश भी जो है वो हमें बर्बाद कर सकती है, तो वो कारण है। और यहाँ पर ये सब देखिए प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही हैं, तो वो किस तरह से अपना लोन का जो है वो रीपेमेंट करेंगे, इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी हाँ, तो यहाँ पर देखिए कि बस्टर्ड्स अडैप्ट टू प्रोड्यूस 2 एग क्लच। तो यहाँ पर जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये जो है वो पहले इनकी टेंडेंसी थी कि ये एक ही एग जो है वो देते थे, पर अब इनमें अडेप्टेशन आ गया और ये 2 एग जो है वो एक साथ दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये ऐसा क्यों हुआ है, इसका कारण भी हैवी रेन बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। और वो सब चीज़ें, चलिए कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि IUCN की लिस्ट में इनका जो है वो क्या स्टेटस है, ठीक है।
ये आपने बताना है। नेक्स्ट बोल रहे कि इंडिया एंड चाइना टाइज गोइंग थ्रू डिफिकल्ट फेज, तो बहुत ही डिफिकल्ट फेज से जो है वो निकल रहे हैं। तो बोल रहे बोथ शुड जॉइन हैंड्स फॉर एशियन सेंचुरी, जयशंकर ने ये चीज़ बताया जाए। अब एशियन सेंचुरी मतलब क्या है इस चीज़ का? अब देखिए एक चीज़ समझिए, एशियन सेंचुरी से हम बताना चाहते हैं कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड पर ज़्यादा रिलाई नहीं किए, मतलब नहीं करें। और ये जो आपको पता है कि जो पोलराइजेशन ऑफ पावर है उसके तो हम वैसे भी खिलाफ ही हैं, तो हम उसको कहीं ना कहीं उनकी जो एक ऑटोनॉमी है इस सेक्टर में, अगर हमें उसको तोड़ना है तो एशियन सेंचुरी हमें लेकर के आनी होगी। और उसके लिए एशिया की जो बहुत ही बड़ी जो है वो पावर और इकोनॉमीज़ की अगर हम बात करें, दैट इज़ चाइना एंड इंडिया, इन दोनों को साथ में मिल करके काम करना होगा। तो हमें हार्मनी बनानी चाहिए एक दूसरे से। पर अभी जो है वो रिलेशन जो है वो बड़े ही डिफरेंट, एक डिफ़िकल्ट फेज से निकल रहे हैं, ये चीज़ बताई जा रही है। तो उन्होंने बोला है कि द सीरीज ऑफ क्वेश्चन आफ्टर डिलीवरिंग द लेक्चर ऑन इंडियाज विजन ऑफ द इंडो पैसिफिक एंड चुलाकोंग यूनिवर्सिटी हियर द रिस्पॉन्डिंग द क्वेश्चन, जयशंकर ने यहाँ पर ये बताया कि एशियन सेंचुरी वुड हैपन व्हेन चाइना एंड इंडिया कम टुगेदर, बट इट वुड बी डिफिकल्ट टू हैपन इफ बोथ कंट्रीज डू नॉट कम टुगेदर। तब नहीं हो सकता, तो हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, तभी ये चीज़ जो है वो हो सकती है। जैसे आपको पता है कि चाइना के साथ में हमारे कितने बॉर्डर क्लैशेस जो है वो चले रहते हैं, जो गलवान वैली क्राइसिस है वो चले रहते हैं, ठीक है। तो इंडियन ट्रूप्स जो है वो एंगेज होती हैं, जो लद्दाख में चीज़ें चली रहती हैं इनकी। तो टू साइड्स जो है वो यहाँ पर 16 राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक्स जो है वो कर चुके हैं, और ये इस स्टैंड ऑफ को रिजॉल्व करने की भी बात की जा रही है। जो पैंगोंग से सो लेक में जो है वो 2020 में जो वायलेंट इनके जो क्लैशेस हुए थे उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये चीज़ बोल रहे हैं। जयशंकर ने ये बताया कि इंडिया ने बेस्ट ऑफ इट्स एबिलिटीज़ से ट्राई किया कि हम श्रीलंका को असिस्ट करें, एंड दिस ईयर अलोन इंडिया ने वहाँ पर जो है वो कितना एक्सटेंड किया है यहाँ पर सपोर्ट, तो 3.8 बिलियन का जो है वो डॉलर का सपोर्ट श्रीलंका को दिया है, ठीक है। और रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ को अपने पास में रखा हुआ है। तो जो भी चीज़ें चल रही है तो वो भी बांग्लादेश के साथ में भी वो मैटर हमारे चलते आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों की बात की जा रही है कि हमें उसके ऊपर जो है वो फोकस करना होगा, ठीक है। तो बोला कि यहाँ पर बताते हैं कि जो भी डिसमिस द क्रिटिसिज्म फॉर इम्पोर्टिंग, कि जो रशियन ऑयल के ऊपर जो भी हमारा क्रिटिसाइज़ होता है कि हम रशियन ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसको भी यहाँ पर इन्होंने डिसमिस कर दिया, यानी कि उसको सही बताया। तो उसके बारे में यहाँ पर हमारे ये आज के आर्टिकल थे। बाकी कुछ खास नहीं था आज के द हिंदू में। तो अभी बात कर लेते हैं हमारे आज के सवालों की, ठीक है। बाकी फ्रीबीज़ के ऊपर आर्टिकल था, क्योंकि हम फ्रीबीज़ को बहुत बार डिटेल में चर्चा कर चुके हैं कि ये डिफाइंड नहीं है, किसको देना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, इररैशनल होना चाहिए, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एंड ये सेम चीज़ें आपकी यहाँ पर रिपीट हो रही थी, तो इसलिए मैंने उस आर्टिकल को लिया नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी हम आज के सवाल देखते हैं। तो यह क्या है? द क्राफ्ट्स विलेज स्कीम इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? तो इसका आंसर है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। नेक्स्ट है विनबैक्स 2022 एक्सरसाइज जो है ये किसके साथ में हमने किया है? तो वियतनाम के साथ में किया है। नेक्स्ट बोला है कि मिशन भूमिपुत्रा किसका इनिशिएटिव है? तो ये असम का है, ठीक है। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन? हिमंता विश्वा शर्मा। तो यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है ये मिशन या ये जो पोर्टल है, इसका एम है कि हमने क्या डिजिटलाइज करना है कास्ट सर्टिफिकेट्स को स्टूडेंट्स का विद इन मंथ। तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो आई होप आपको आज का द हिंदू का डिस्कशन समझ में आया होगा। बाकी अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। और चैनल आप इसको लाइक भी कर सकते हैं अगर लेक्चर आपको पसंद आता है। अगर बहुत पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें